साथियों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट विकास डागा। इस वक्त आपके साथ फेसबुक लाइव। जैसा कि हमने समय निर्धारित किया था 5 बजे का, और हम लोग 5 बजे निर्धारित समय पर आपके साथ उपस्थित हैं। साथियों का जुड़ने का सिलसिला आरंभ हो रहा है। जैसे ही कुछ साथी हमारे साथ जुड़ जाएं, हम हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे मेरे फेसबुक के माध्यम से बात कर रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, एडवोकेट विकास डागा देश की आवाज़। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम हमारी बात आरंभ करें उसके पहले आप लोग इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करते रहें, ताकि ये बात हमारी ये चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सत श्री अकाल परमजीत भैया, आपका बड़ा स्नेह रहता है। अंजू भाभी, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो दिखने में बहुत साधारण है। डॉक्टर राजेश गोयल जी, स्वागत है आपका। मनीष महेश्वरी जी, स्वागत है आपका। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लिया है आज हमने। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब बड़ा होम्योपैथिक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ी जटिल बीमारियों का इलाज डॉक्टर साहब कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है। डॉक्टर साहब, साधुवाद आपको बहुत बहुत। और इस कोरोना काल में जो आपने जो सहयोग किया है सभी दुखियों का, उसके लिए आपको सैल्यूट है। लोकेश भाई, स्वागत है आपका। हमारे साथियों का जुड़ना सिलसिला शुरू हो चुका है। लोकेश भाई, स्वागत है, नमस्कार। लोकेश भाई, प्रिंटिंग की लाइन में बहुत अच्छा काम है लोकेश भाई का, बहुत अच्छा काम करते हैं लोकेश भाई, और लगे रहें आप ऐसे ही। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब तक हमारे और साथी हमारे साथ जुड़ें, कुछ साथी हमारे साथ जुड़ जाएं। स्वागत है डॉक्टर साहब। कुछ साथी और हमारे साथ जुड़ जाएं, तब तक मैं आपको बता दूं कि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो हर व्यक्ति, आम जन उससे कहीं न कहीं प्रभावित रहता है, उससे उसके उपयोग में आता है, या उसके परिवार में कहीं न कहीं कोई सदस्य उससे प्रभावित रहता है। मीना भाभी, स्वागत है आपका। साथियों, हमारा आज का मुद्दा है न्यायालयीन कार्यवाही क्या होती है और उसमें आम जनता की क्या भागीदारी होती है। शायद शुरुआत में आपको लगे कि ये क्या मुद्दा है। गगन माहेश्वरी जी, स्वागत है आपका। पंकज अजमेरा जी, स्वागत है। पंकज जी, स्वागत है आपका। आपको शायद आरंभ में ये लगे कि ये क्या मुद्दा है और इस पर क्या चर्चा हो सकती है और इससे हम लोग कैसे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर शैलेंद्र बरोले जी, पंडित जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। सुंदरकांड में मास्टर, सुंदरकांड के माहिर कवि पंडित शैलेंद्र बरोले, कैसे हम इस मुद्दे पर प्रभावित हो सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो मेरा ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, करीब 120 के ऊपर हमारे साथी हमसे जुड़ चुके हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल है एडवोकेट विकास डागा, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हम लोग हमारी ये आवाज़ और हमारी ये बातें हम आगे और हमारे साथियों तक पहुंचा सकें। जिन्होंने शेयर किया है उनको धन्यवाद, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद, और जो आगे सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है, मेरा वीडियो और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर अभी शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हर्षित खंडेलवाल जी, स्वागत है आपका। तो मैंने आपको बताया कि आज हम किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा मुद्दा है आज कि न्यायालयीन कार्रवाई कैसे होती है और उसमें आम जन की और अधिवक्ताओं की क्या भागीदारी होती है। कई अज्ञानता, कई पलक खरे जी, स्वागत है आपका।
आप भी इस वीडियो को अपनी वॉल पर शेयर करें तो बड़ी अच्छा होगा, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथियों तक पहुंच सके। कई भ्रांतियां आम जनता के मन में हैं। सिर्फ हम बैठ कर बोलते हैं कि न्यायालय में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और न्यायालय में कार्य नहीं होता है। तो मैं आज उसी भ्रांतियों को यहाँ कुछ हद तक आपकी सभी की भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। विपिन सिंह कुशवाहा जी स्वागत है। शैलू जायसवाल जी स्वागत है आपका। उन सभी भ्रांतियों को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार ये हमारे सभी साथी जुड़ जाएं हमारे साथ, फिर मैं अपने बात को आरंभ करूंगा। बीच में फिर मैं इस टॉपिक से कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। जो भी बाद में जुड़ते जाएंगे उनका मैं बाद में फिर स्वागत और अभिनंदन करूंगा। नमस्कार विपिन जी। तो जो भ्रांतियां हमारे मन में हैं, उन भ्रांतियों को आज मैं यहाँ पर दूर करने का प्रयास करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, कोरोना काल चल रहा है। सभी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन प्रभु का शुक्र है, प्रभु की कृपा है कि हम अब इस चीज़ से काफ़ी कुछ बाहर आ चुके हैं। शैलू जायसवाल जी नमस्कार। काफ़ी कुछ बाहर आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। गोल्डी जी स्वागत है आपका। गोल्डी जी के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि गोल्डी जी एक प्रॉपर्टी के मामले में बहुत अच्छी एडवाइज़र हैं और इस वक्त इंदौर शहर में जो काम पुरुषों का बोलबाला जिसमें उसमें गोल्डी जी बहुत अच्छी तरीके से अकेली महिला होकर भी अपना परचम लहरा रही है। स्वागत है गोल्डी जी आपका। नीलेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन महेश्वरी जी, शैलेंद्र दरोले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, मुझे लगता है कि 500 से ऊपर साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लौमित पांचाल जी स्वागत है आपका। तो अब हमें हमारे मुद्दे पर आ जाना चाहिए। जो भी साथी इस वक्त हमारे पास जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा एक बार कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपनी वॉल पर शेयर करें और जो मेरा यूट्यूब चैनल है एडवोकेट विकास डागा देश की आवाज़, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोग इस हमारी आवाज़ को आप तक, आपकी सबकी आवाज़ को बहुत आगे तक पहुंचा सकें। और फिर हम जब ऐसे कोई मुद्दे होंगे, प्रेमचंद जैन साहब, डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, प्रणाम करता हूं आपको मैं। काफ़ी सहयोग रहता है डॉक्टर साहब का हमें। सचिन श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका। हम जब छोटे थे, जब डॉक्टर साहब प्रेमचंद जैन साहब, पीसी जैन साहब बड़ा सहयोग किया करते थे हमें, और इस वक्त भी कोविड काल में भी डॉक्टर साहब ने बहुत मदद की है सब लोगों की। अरे गोल्डी जी स्वागत है आपका। तो प्लीज़ आप लोग सब मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, यूट्यूब चैनल मेरा, और इसको अपने वॉल पर शेयर कीजिएगा। तो अब हम मुद्दे पर आते हैं और अब हमारी बात शुरू करते हैं। साथियों, आप जो जुड़ेंगे, अब जो भी साथी जुड़ेगा उन सभी का स्वागत है। मैं अब अपनी बात को आरंभ करता हूं। साथियों, न्यायालयीन कार्रवाई क्या होती है और कैसे होती है? न्यायालय क्या होता है? न्यायालय एक संस्था है। जिस तरह से हम, अगर हमारे परिवार में, मैं एक ऐसे उदाहरण के साथ आपको ये चीज़ समझाता जा रहा हूँ कि जो एक आम जनों के साथ होती है। हम हमारे परिवार में 2 भाई बहन, 4 भाई बहन हैं और हमारे बीच कोई वाद विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़े हो जाती है। रोहित भाई स्वागत है मेरे भाई छोटे, स्वागत है। सतीश खंडेलवाल जी, सार्थक खंडेलवाल जी आपका भी स्वागत है। गिरीश गुप्ता जी स्वागत है आपका। जयवेश। तो जिस प्रकार हमारे परिवार में, हमारे भाई बहनों में किसी प्रकार की कोई छोटा मोटा, जब बचपन में हम लोग रहते हैं, कोई वाद विवाद हो जाता है खिलौनों को लेकर या कुछ भी और बात को लेकर, तो हम हमारे, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे पिताजी के पास, हमारे बड़े भाई के पास, हमारी माताजी के पास हम जाते हैं और हम उन्हें अपनी सारी बातें रखते हैं, तो वो सब कुछ सुनते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि आखिर हुआ क्या है। वो सब कुछ सुनते हैं और सुनने के बाद वो निष्कर्ष निकालते हैं। उसी का वृहद रूप न्यायालय है, न्यायाधीश है। उस न्यायालय में एक न्यायाधीश होते हैं। अलग अलग तरीके की चीज़ें, अलग अलग क्षेत्रों की बातें अलग अलग न्यायाधीशगण सुनते हैं और वो वही फैसला सुनाते हैं जो बातें हम उनके सामने रखते हैं, जो बातें वो रिकॉर्ड। अरे क्या बात है, हमारे साथ डेट्रॉइट अमेरिका से निशी जुड़ चुकी हैं। निशी बेटा स्वागत है तो आपका। देखिए, आप
हमारे इस चैनल की महिमा और हमारी जो मुद्दों को लेकर हम जो चर्चा करते हैं वो कितनी जीवटता होती है उनमें, कि अमेरिका तक से हमारे साथी हमारे जुड़ने लगे हैं। बिटिया स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैं उम्मीद करता हूँ आप वहाँ स्वस्थ होगी। मनीष यादव जुड़ चुके हैं, लक्की वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, BL सुनेरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं आप। तो वो न्यायाधीश को हम लोग जो बात हम पहुंचाते हैं वो बात को सुनकर न्यायाधीश फैसला करते हैं। अब हम बात ये करें कि ये आज मुद्दा लेने की बात क्यों आई, मेरे दिमाग में ये विषय क्यों आया कि हमको इस विषय पर बात करना चाहिए। साथियों, अभी कुछ दिन पहले कोविड काल बहुत चरम पर था। बहुत दीदी प्रणाम, संगीता सिंघानिया जी जुड़ी हैं हमारे साथ। दीदी प्रिंसिपल हैं कॉलेज में और दीदी का बड़ा आशीर्वाद रहता है हमें। स्वागत है दीदी। मनीष जी स्वागत है आपका। अनिल बाहेती जी आपका स्वागत है। तो माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था सरकार के लिए कि आप लोग, सरकार के लिए एक आदेश पारित किया था कि 8 दिन में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करें, 8 दिन में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू करें। तो हमारे कई विघ्न संतोषियों ने, हमारे कई अर्धज्ञानियों ने एक मैसेज चलाया था कि आप 30 साल तक किसी केस का फैसला नहीं कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि 8 दिन में सरकार ऑक्सीजन की सुगमता उपलब्ध करा दे, ऑक्सीजन पहुंचा दे या ऑक्सीजन प्लांट लगा दे। ये कुछ हमारे अर्धज्ञानी और हमारे विघ्न संतोषी थे, उनका भी स्वागत है, उनको भी साधुवाद है कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन साथियों, 30 साल तक कोई मुकदमा पेंडिंग क्यों रहता है, इसके पीछे आपने आज तक नहीं विचार किया। बोलना बहुत आसान है। देखिए, न्यायालय कोई भी कार्य स्वयं जाकर नहीं करता है। न्यायाधीश स्वयं जाकर कोई कार्य नहीं कर सकता है। आप सभी को पता है, कानून सुनता है और कानून की आंखें नहीं होती है, उसका लोगों ने मतलब ये निकाल लिया कि कानून अंधा होता है। ये कतई नहीं है कि कानून अंधा होता है। उसका ये मीनिंग होता है कि कानून कहीं घटना देखने नहीं जा सकता है। कानून सिर्फ, न्यायाधीश सिर्फ जो घटना उन्हें बताई जाती है वो घटना सुन सकते हैं और सुनते हैं। लेकिन यह दायित्व किसका है कि न्यायाधीश तक सही बात पहुंचाई जाए, समय से बात पहुंचाई जाए। यह दायित्व है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हुई है। अब आप कहेंगे कि हम न्यायाधीश के पास कैसे पहुंचे। बिल्कुल सही है, आपकी जिज्ञासा बिल्कुल सही है। आपका ये प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहा है तो ये प्रश्न बिल्कुल सही है। न्यायाधीश महोदय के पास कोई मामला पहुंचना, न्यायाधीश और किसी प्रकरण का फैसला होना, इसमें कई एजेंसियां जुड़ी हुई होती है। जहां पर कई एजेंसियां जुड़ी हुई होती है वहां पर किसी भी चीज का फैसला करना बहुत लेंदी होता है। सारे पक्षों को सुनना होता है, सारे पक्षों को देखना होता है। अब आप खुद विचार कीजिए, आप घर में बड़े हैं, आप घर में इस पद पर हैं कि आपके पास समस्याएं लाकर रखी जाती है और उम्मीद की जाती है कि आप उन समस्याओं का समाधान करेंगे। अब आप बताइए, आप खुद सोचिए, अब आप सोचिए कि आप उस घर के न्यायाधीश हैं। क्या आप किसी एक पक्ष को सुनकर फैसला सुना देंगे, या किसी एक पक्ष को सुनकर आप इमेजिनेशन करने लग जाएंगे और ये धारणा बना लेंगे कि ये सही और ये गलत है। चलिए, वो तो आपके घर का मामला है। लेकिन अगर न्यायाधीश महोदय ये करने लग गए, एक पक्ष को सुनकर दूसरे पक्ष को बिना सुने उन्होंने धारणा बना ली कि ये अपराधी है, इसने अपराध किया है, तो उस दूसरे पक्ष पर क्या बीतेगी, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? कहना बहुत आसान है कि न्यायालयों में प्रकरण बहुत लंबे चलते हैं, न्यायाधीश काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक हम हमारी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, मैं एक एडवोकेट के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं एक आम पब्लिक के नाते बोल रहा हूं, जब तक आम व्यक्ति, आम पब्लिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक हम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक हम ऐसा कोई विश्लेषण नहीं करने के अधिकारी हैं
कि हम कोई भी धारणा बना लें। अब मैं बताता हूं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमारी क्या जिम्मेदारी, एक आम जन की जो उससे पीड़ित है उसकी क्या जिम्मेदारी है। होता क्या है, मैं प्रभु की कृपा से थोड़ा सा सामाजिक रूप से भी कहीं जुड़ा हुआ रहता हूं। कई बार सामाजिक मुद्दों पर ज्ञापनों का भी काम करना, देने जाना होता है। वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। इसको फांसी दे दो, इसको अभी फांसी पे टांग दो, इसको फांसी होना चाहिए, पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, ये छूट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये बरी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, मैं कहता हूं हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, इसका भी आप कारण सुनिए। जब उस व्यक्ति के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, जब उस व्यक्ति के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं आएगा, तो क्या कोई न्यायाधीश जबरदस्ती किसी को फांसी पर टांग देगा? आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई एक भी मामला हो जिसमें साक्ष्य आए हों, जिसमें आई विटनेस ने ये कहा हो, जिसमें आप स्वयं कहीं लिप्त हों, आप कहीं स्वयं उसके कोई पार्ट रहे हों और आपने जाके बराबर जो घटना घटी है, जो पुलिस को आपने घटना बताई है, वही घटना आपने माननीय न्यायालय के समक्ष रखी हो और उस केस में माननीय न्यायालय ने कर बरी किया हो। ऐसा कतई नहीं होता है। जो साक्ष्य रिकॉर्ड पर आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायाधीश को जजमेंट करना होगा, फैसला करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो न्यायाधीश यहाँ बैठे हुए हैं वो अकेले एकमात्र हैं, उनके अलावा उनके ऊपर कोई नहीं है। हर न्यायाधीश की एक एक फाइल चेक होती है। कोई भी न्यायाधीश इस तरह की किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकता है। लोग बड़े शौक से कह देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने वो ऐसा कर दिया और हमने उस न्यायालय को खरीद लिया और हमने वहाँ पैसे दे दिए। ऐसा कतई नहीं होता है। आप ये बताइए एक भी व्यक्ति कि आपने आपके हाथ से किस न्यायाधीश को पैसा दिया? देखिए, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको सच साबित करना बहुत टेढ़ी खीर है। दूध का मक्खन बनाना, छाछ तो कोई भी बना सकता है, लेकिन दूध से मक्खन निकालना बहुत मुश्किल है। किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस आरोप को सिद्ध करके बताइए। कोई ये कह दे कि हाँ मैंने ऐसा किया है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि उनके नाम से कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी करता हो, मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पर्टिकुलर जिस व्यक्ति का आप नाम लेते हैं, जिस पद का आप नाम लेते हैं, उस पद को आपने क्या कभी अपने हाथों से या अपनी आंखों के सामने पैसे देते या लेते देखा है? कतई नहीं। लेकिन हमको बस हमारे पक्ष में कोई काम नहीं हुआ तो हमें ये बोलना है। साथियों, एक घटना मैं आपको बताता हूं जिसकी मैं आंखों देखी हूं। एक बिलावली तालाब पर एक हत्याकांड हुआ, बड़ा समाज में रोष रहा। वहां जाकर समाज के लोगों ने 100, 200, 500 लोगों ने ज्ञापन दिया माननीय आईजी साहब को और उनसे कहा कि साहब इसमें हत्या हुई है और इनको फांसी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब वहां कहा गया कि चलिए बताइए कौन साक्षी बनेगा, कौन बताएगा कि इस व्यक्ति ने हत्या की है, जो लोग साथ में थे वो लोग भी पीछे हट गए और उन्होंने साहब हम तो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अरे हम तो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, उनके खिलाफ कौन बोलेगा साहब। तो भाई जब बोलोगे नहीं आप जब बोलोगे नहीं तो कैसे किसी को सजा होगी, कैसे वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, मैं बताता हूं आपको, इस बीच में आपकी एक कड़ी और है, वो है एडवोकेट। कई लोग कहते हैं एडवोकेट इसका केस नहीं लड़ना चाहिए, ये पापी है इसका केस नहीं लड़ना चाहिए, ये हत्यारा है इसका केस नहीं लड़ना चाहिए, अभी चल रहा है कि रेमडेसिविर वालों के केस नहीं लड़ना चाहिए, बीच में कहीं चला था कि जो आतंकवादी है उनके केस नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल, भावनाएं आपकी अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं उन भावनाओं को कतई ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी वो भावना गलत है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज सही नहीं है, क्योंकि संविधान में हर उस व्यक्ति को अधिकार है अपना पक्ष रखने का, अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त करने का, जो व्यक्ति किसी भी मामले में अभियुक्त बनाया गया है। जो फरियादी है उसको तो सरकार
के लिए नियुक्त, सरकार की ओर से नियुक्त अधिवक्ता हैं, लेकिन जो व्यक्ति अभियुक्त है उसको अपने स्वयं की ओर से अपना अधिवक्ता नियुक्त करने की स्वतंत्रता है। और अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि उसको कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकता है, या कोई अधिवक्ता उसकी ओर से आप लोगों के विरोध के कारण खड़ा नहीं होता है, तो भी हमारे संविधान में यह नियम है कि उस व्यक्ति को, हमारी सीआरपीसी में यह नियम है कि उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को एक लीगल एड से अधिवक्ता दिया जाएगा, क्योंकि वो अभी दोषी साबित नहीं हुआ है। जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह सकते कि यह अपराध इसी के द्वारा किया गया है। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं, बातों को काट छाट कर, बातों को बड़ा चढ़ाकर, मसाला लगाकर बताई जाती, वो बातें आप तक आती है, लेकिन हकीकत क्या होती है वो आप लोग उससे बहुत दूर रहते हैं। और यकीन मानिए, आजकल ये जो मीडिया ट्रायल चलने लगा है, डे बाय डे अपडेट मीडिया, न्यूज़पेपर्स में और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जो चलता है, वो उससे कोई सरोकार ना तो न्यायाधीश को होता है, उससे कोई सरोकार पुलिस को नहीं होता है। आप उठाकर देख लीजिए, अभी ये जो रेमडेसिविर के केस चल रहे हैं, उनके जो पिछले 20 दिन 25 दिन के आप पेपर इकट्ठे करिए, मैं पुरानी बात नहीं करता हूँ, 25 दिन के पेपर इकट्ठे करिए, 2 महीने बाद इनका अभियोग पत्र न्यायालय में पेश होगा, उसमें और न्यूज़पेपर्स की जो खबरें हैं उसमें कितना फर्क होगा। देखिए, न्यूज़पेपर और मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़ा चढ़ाकर बातें बताती है, जिसमें सच्चाई कितनी होती है ये आप भी जानते हैं और वो प्रसारित करने वाले लोग भी जानते हैं। क्योंकि ये सर्वविदित है कि जितना मसाला लगा हुआ होगा वो बात उतनी ज़्यादा चलेगी। आप किसी ने दान किया है उसकी बात उतनी नहीं चलेगी, लेकिन किसी ने चोरी की है उसकी बात उतनी ही ज़्यादा चलेगी। किसी ने कोई सत्कार्य किया है, कोई पुण्य किया है, वो बातें नहीं चलेगी। लेकिन किसी ने किसी का कोई पाप किया है तो वो बातें बिल्कुल ऐसी फैलेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40 और 40 से 400। तो ये वही बात है कि मीडिया अपना व्यापार है उसका, देखिए उनकी भी गलती नहीं है, उनका व्यापार है, उनका धर्म जो है वो धर्म तो है ही, वो धर्म नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन जो व्यापार उनका है वो व्यापार कर रहे हैं, उनको उनका धर्म निभाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना धर्म निभाना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना धर्म निभाना चाहिए। लेकिन गलती कर जाता है आदमी और वो नहीं करता है, वो अपना धर्म से भटक जाता है, ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखिए, पहले हम अपनी बात करें, पहले खुद सुधरे फिर ज्ञान बांटें। हम ये आज सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि कुछ नहीं लगता है, यहाँ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन डलाओ, 3 महीने का रिचार्ज कराओ और दिए जाओ, कुछ भी पोस्ट करो। उसकी क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो साथियों, मैं फिर आता हूं वहीं अपने मुद्दे पर कि जब कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस उसकी विवेचना करती है, पुलिस उसमें आपसे पूछताछ करती है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। जब ये पूछताछ पुलिस करती है तो आपको लगता है पुलिस हमें परेशान कर रही है, लेकिन पुलिस आपको परेशान नहीं कर रही है, पुलिस आपके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं से आप उनका सहयोग करना बंद कर देते हैं। मैंने धारणा देखी आम पब्लिक की, जिस समय कोई घटना घटित होती है उस समय ऐसा हो जाता है बिल्कुल कि आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसमें से कुछ उद्दंड लोग होते हैं, वो इस तरह की घटना घटित भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे समय व्यतीत होता है वो भूलने लगते हैं। अरे मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बेटे की हत्या हुई है और बाप को कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा है, बाप को बयान बदलते हुए देखा है। अब बताइए कैसे उस व्यक्ति को सजा दिलाएं।
बताइए आप कैसे उस व्यक्ति को सजा दिलाएं। आप तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इसके बेटे की हत्या हुई और बेचारे बाप को न्याय नहीं मिला। अरे बाप को न्याय कहां से मिलेगा? उस बाप ने पैसे लेके उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसके अगेंस्ट में बयान ही नहीं दिए, उसके फेवर में बयान दे दिए कि साहब मैंने तो घटना ही नहीं देखी, मुझे तो पता ही नहीं कि किसने मारा। हाँ मेरे बेटे की हत्या हुई है पर मुझे पता ही नहीं किसने मारा। जब वो बाप ही नहीं बोलेगा कैसे काम चलेगा? जब पति पत्नी एक रूम में है, उस रूम में पति की हत्या हो जाती है और पत्नी ये बोलती तक नहीं है कि हत्या किसने की, क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि उस पत्नी को ये देखा ना हो उसने कि उसके पति की हत्या किसने और कैसे की है? क्या क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ एक उस व्यक्ति के माथे ठीकरा फोड़ दिया जाए जो व्यक्ति न्याय देने के लिए और न्याय करने के लिए बैठा हुआ है? वो व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ ये पेन है, ये पेन। आपने कहा कि इसने ऐसा किया, वो आपके फेवर में ऑर्डर कर देगा। आपने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया, वो उसके फेवर में ऑर्डर कर देगा। लेकिन वो साक्ष्य, वो परिस्थितियां, ये हम आम पब्लिक को वहां तक पहुंचाना होगी। उसका माध्यम आपके पास एक एडवोकेट होता है, एक अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता के माध्यम से आप न्यायालय में अपना पक्ष बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। लेकिन आप लोग अधिवक्ता को भी एक ऐसी हिकारत की नज़र से देखने लगे हैं। आप लोग ये देखने लगे हैं कि वकील मतलब केस को लंबा चलाने वाला, वकील तो किसी का भी केस लड़ता है, वकील मतलब झूठ बोलने वाला। अरे मेरे भाई, अधिवक्ता झूठ किसके लिए बोल रहा है? आपके लिए बोल रहा है ना। उसका धर्म है ये, जिसके लिए वो आज केस लड़ रहा है, जिससे उसने फीस ली है, उसको बचाने के लिए उसको हर काम करना होगा। अब यहाँ आप कहेंगे कि क्या आप बलात्कारी को बचाएंगे, क्या आप हत्यारे को बचाएंगे? तो देखिए, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, वो न तो हत्यारा है न बलात्कारी। माफ़ी चाहूँगा, नेटवर्क का इशू कुछ था। उस पर सिर्फ अभी एक आरोप लगा है, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आप अधिवक्ता के बारे में बात करते हैं, आप अधिवक्ता की फीस के बारे में बात करते हैं। आप कितनी फीस देते हैं अधिवक्ता को? आप क्या क्या बताइए मुझे। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी नब्ज भी नहीं पकड़ता आज तो, लेकिन उसने क्या कर दिया, 1500 रुपये। कितने दिन के? 3 दिन के। आप अधिवक्ता से कंसल्टेंसी करने जाते हैं, क्या अधिवक्ता को कंसल्टेंसी फीस देकर आते हैं? कितने अधिवक्ता को कितने लोग कंसल्टेंसी फीस देकर आते हैं, बताइए। आप समझे तो मेरी बात को। मैं आप लोगों को कहीं बुरा नहीं बता रहा हूं, मैं आप लोगों पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं, एक सोच की, एक विचारधारा की, एक विचार की, एक सच की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर का धर्म होता है कि अगर बलात्कार किसी व्यक्ति ने किया और उसको कहीं चोट आई है और उसको इलाज की ज़रूरत है, तो डॉक्टर ये देखे बिना कि इसने क्या किया इलाज करता है। उसी तरह अधिवक्ता का कार्य है कि ये अधिवक्ता बिना देखे कि ये आरोपी है या नहीं है, उसके साथ उसका कार्य करता है। ये उसका धर्म है। एक अधिवक्ता का कर्तव्य अपने पक्षकार का पक्ष रखने का है। एक अधिवक्ता का कर्तव्य सही और गलत को बताने का और उसको छांटने का है। एक अधिवक्ता का कर्तव्य दूध को दूध और पानी का पानी करने का कर्तव्य है। अधिवक्ता का कर्तव्य और अधिवक्ता का अधिकार ये नहीं है कि वो फैसला सुना दे। अगर एक अधिवक्ता किसी का पक्ष रखता है, एक अधिवक्ता, चलिए मान लिया हमने बलात्कारी का पक्ष रखा, मान लीजिए हमने एक आतंकवादी का पक्ष रखा, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपने उसके खिलाफ बयान दिया क्या? आपने कोई ऐसा साक्ष्य दिया क्या? आपने कोई साक्ष्य दिया उसके खिलाफ कि ये बलात्कारी है, हमने उसको बलात्कार करते हुए देखा है? या कोई ऐसी चेन आपने जोड़ी क्या कि उस बच्ची को या उस महिला के साथ हमने घटनास्थल पर देखा है? नहीं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहाँ बोलने में, वहाँ बात करने में। इतना आसान नहीं है। घर में बैठे हुए ये मोबाइल पर 4 लाइन टाइप करना बहुत आसान है, लेकिन एक न्यायाधीश पर और एक अधिवक्ता पर उंगली उठाना बहुत आसान है। लेकिन
आप एक दिन अधिवक्ता का धर्म निभा कर देखिए, एक दिन एक अधिवक्ता का कार्य करके देखिए कि उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर वो फरियादी पक्ष के साथ है तो उसको आरोपी पक्ष का भी डर है, उसको भी सामना करना है। फरियादी पक्ष को हिम्मत भी देना है कि तू डर मत, तेरा कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन उसके बावजूद भी फरियादी पक्ष टिल देन एंड कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। उस अधिवक्ता का क्या है उसके हाथ में, क्या कर सकता है वो अधिवक्ता, क्या करेंगे वो न्यायाधीश? जब आप खुद ही नहीं बोलोगे, आपके साथ कोई घटना कारित हो रही है, आप ही नहीं बोलोगे, तो वो कैसे कोई दोषी पाया जाएगा और कैसे उसको फांसी या किसी भी तरह की कोई सजा दी जाएगी? आज के समय में एक ट्रेंड चल रहा है, हम 5 साल 2 साल 4 साल दोस्ती करें, अच्छे से रहें, 5 साल बाद हमारा मन भर जाए, हम उनसे अलग हो जाएं या वो हमको पैसा देना बंद कर दे, हम उनके खिलाफ, समझ तो आप गए ही होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी किरदार का, किसी भी जेंडर का। अब आप बताइए, यही चीज़ अगर आपके भाई के साथ हो जाए, यही चीज़ आपके पति के साथ हो जाए, तो क्या कोई अधिवक्ता, आप नहीं जाएंगे अधिवक्ता के पास कि वकील साहब मेरे भाई के साथ बहुत गलत हो गया, पूरा झूठ है, आप इसकी मदद करें? और वही अगर आपकी बहन या आपकी भाभी या आपकी कोई और सखी रही तो आप क्या कहेंगे? देखो वकील साहब उसको बचा रहे हैं, बलात्कारी को बचा रहे हैं। तो बात करने का, सोच का, विचार अलग अलग हो जाता है। जैसे ही आपकी टीम बदलती है, जैसे ही आपका पक्ष बदलता है, आपका सोचने का विचार और सोचने का तरीका अलग अलग हो जाता है। लेकिन अधिवक्ता को हमेशा सिर्फ वो सोचना होता है जो सच है, जो सही है, जो व्यक्ति उसके साथ आया है, जो व्यक्ति उसके पास आया है, उसके बारे में अधिवक्ता को सोचना उसका धर्म है। और एक अधिवक्ता उसी तरह अपना धर्म निभाता है जिस तरह एक डॉक्टर अपना धर्म निभाता है। साथियों, मेरा आपसे ये निवेदन है, आज ये चर्चा करने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समझें, आगे आएं। इतनी बातें करने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको कमतर बताऊं, आपको नीचा दिखाऊं या आपको डिमोरलाइजेशन करूं। मेरा इतनी बातें करने का मतलब यह है कि आप इन चीजों को सुनें, समझें और अपने स्वाभिमान को जागृत करें। आपके साथ कोई घटना घटती है, आपके पड़ोसी के साथ कोई घटना घटती है, तो उन घटनाओं को लेके पूरे तब तक, उस समय तक उसका विरोध करते रहें, उसका सहयोग करते रहें, जब तक कि आप उसको निर्णय तक ना पहुंचा दें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? अरे पड़ोसी के साथ हुआ, पड़ोसी से वसूली हुई, मेरे को क्या करना, आपसे पुलिस पूछने आएगी, आप दरवाजा बंद करके अंदर चले जाएंगे। लेकिन आज तो आपके पड़ोसी के साथ हुआ है, कल आपका नंबर है, ये भी मान के रखिएगा। इसलिए आपका पड़ोसी, अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले आपको आपके पड़ोसी को सुरक्षित करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप स्वयं सुरक्षित हो सकेंगे। लेकिन आप लोग, मेरे साथ थोड़ी हुआ, हाँ फलाना गुंडा है तो वो करता तो रहता है, पर अपने साथ नहीं करा भैया कभी, इसलिए अपने को कोई तकलीफ नहीं उससे। अपने को उसने बोल दिया भैया तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, हम इसको देख लेंगे, हो गया काम आपका। कल वो आपको भी देख लेगा, आप इस मुगालते में मत रहिए। तब आपको याद आएगा वो अधिवक्ता, तब आपको याद आएगा वो न्यायालय कि साहब मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया। तो साथियों, वो दिन आने के पहले आज इस समय अपना स्वाभिमान जागृत कर लीजिए, आवाज उठाना सीख लिए, विरोध करना सीखिए। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, तब तक हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात मानिए, लिख के रख लीजिएगा। आज अगर आप अपने पड़ोसी की चिंता नहीं करते हैं, आप किसी दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते हैं और किसी के दूसरे को दुख को देखकर अपने आप को संतुष्ट समझते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी कभी भी।
आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या देकर जा रहे हैं, आप ये सोचिए। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये डर, ये दबाव, ये दब्बूपन आपको और आपकी पीढ़ी को नपुंसक बना रही है। आपको सामना करना आना चाहिए। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई है कि मृत्यु निश्चित है। जीवन में एक बार मृत्यु आएगी, 2 बार किसी की मृत्यु नहीं आएगी। जिस दिन आपकी मृत्यु लिखी है उस दिन आपकी कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और जब तक आपकी मृत्यु नहीं लिखी है, कितना ही बड़ा गुंडा हो, कितना ही बड़ा हथियार हो, चाहे आपको तोप के सामने खड़ा कर दे, आप नहीं मरेंगे। डर किस बात का? सिर्फ मौत के डर है ना। तो ये लीजिए, मैंने आपकी मौत का डर निकाल दिया। अब क्या बचा? आदमी डरता है सिर्फ मौत से, बाकी किसी चीज से नहीं डरता है। और मौत आएगी एक बार, जब आना आ जाएगी। किसी ने आज तक देखा है क्या कि मौत के बाद हम कहां गए, मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? तो फिर क्यों डर रहे हो यार? किससे डर रहे हो? उस गुंडे से जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको पुलिस पकड़ लेगी और आप उसके खिलाफ बयान दे देंगे तो पुलिस आपके उसी कॉलोनी में, उसी मोहल्ले में, उसी गले में जुलूस निकाल देगी। लेकिन फिर भी आप उससे डरते हैं, और आपका ये डर उनको हौसला देता है। आपका ये डर उनको न्यायालय से बरी करवा देता है। आपका ये डर, आपका ये असहयोग प्रकरणों को पेंडिंग कर देता है। तब लगते हैं प्रकरण को निपटने में 30 साल। अब बताइए मेरे को, अगर वो लोग सुन रहे हो या उन तक मेरी आवाज पहुंच जाए कि माननीय, आप प्रकरण निपटाने में 30 साल लगाते हैं और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में 8 दिन का समय दे रहे हैं। अरे मूर्खों, 8 दिन का समय दिया, ऑक्सीजन के लिए 8 मिनट का भी समय नहीं देना था। क्योंकि हम टैक्स पेई हैं, हम टैक्स देते हैं, और अगर हम टैक्स देते हैं तो हमें अधिकार है हमारी जीवन रक्षक चीज़ों का हमें उसी समय उपलब्ध होना। हम टैक्स किस बात के लिए देते हैं? किस चीज़ पर टैक्स नहीं देते हैं? हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। इसलिए हमारा अधिकार है, और वो अधिकार, हमारा वो अधिकार माननीय ने हमें दिलाने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 8 दिन का समय दिया। ये आपको देखना चाहिए, ये उस सरकार को देखना चाहिए। मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं, मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उस जो संदर्भ था उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। सीधा सीधा सा मेडिकल लाइसेंस में आदेश है कि 100 बेड से ऊपर का अगर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं तो आपको अपना पर्सनल ऑक्सीजन प्लांट रखना चाहिए। ये कब? जब आप हॉस्पिटल की नींव रखते हो तब। उसके बावजूद आपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। कई लोग, मृत्यु हो चुकी, कई लोगों को मृत्यु को प्राप्त कर चुके कई लोग, कई परिजन, कईयों के परिजन। उसके बाद माननीय ने 8 दिन का समय दिया। फिर भी आप कह रहे हैं, फिर भी आप माननीय के विरोध में बोल रहे हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि 30 साल आपसे प्रकरण नहीं निपटता और 8 दिन में आप क्या करते हो यार मेरे भाई लोग। ठीक है, मानी बात मैंने कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर व्यक्ति को है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी अभिव्यक्त करते रहें जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। मत करिए। देश को संभालिए। अरे देश को छोड़िए, आप अपने आप को संभाल लीजिए। दोस्तों, साथियों, जाग जाइए। किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। किसी की इमेज खराब करना बहुत आसान है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस मुकाम पर कैसे पहुंचा होगा, उसने इतने समय में कैसे अपने आप को बनाया होगा, ये उससे पूछिए। सफल व्यक्ति को देखकर आप कहते हैं यार इसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन उसका संघर्ष आपने नहीं देखा है। वो अगर न्यायाधीश बने तो वहां तक पढ़कर पहुंचे हैं, वहां पर कोई अधिवक्ता बना है तो उसने भी बहुत मेहनत की है। आप अधिवक्ताओं की हकीकत में यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता हूँ। उनकी क्या आर्थिक स्थिति रहती है शुरुआत में, वो कैसे खड़े होते हैं, वो कैसे अपने आप को, अपने परिवार को मजबूत करते हो और फिर भी आपके लिए लड़ते हैं। उनको क्या करना है? किसके लिए झूठ बोलते हैं? अगर चलो मान भी लिया अधिवक्ता झूठ बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं?
आप लोगों के लिए बोलते हैं ना। और आप क्या देते हैं बदले में उनको? अधिवक्ता तो जेब काटता है, अधिवक्ता तो बहुत फीस लेता है, वो तो खाली प्रकरण लंबा चलाता है, वो तो किसी से भी मिल जाता है। अरे शर्म करो यार। मैं तो ये कहता हूं कि एक भी व्यक्ति मुझे ये सबूत दे दे, मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। बोलना बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। किसी के नाम से बातें बना देना, किसी के नाम से बातें उड़ा देना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं आपको प्रक्रिया बताऊं। प्रक्रिया, जब आपके साथ घटना घटती है, आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, पुलिस वो कंप्लेंट दर्ज करके उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, उन आरोपियों को अरेस्ट करती है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। वो वहाँ से जेल चले जाते हैं या उनकी बेल हो जाती है। अगर जमानती अपराध हैं तो बेल हो जाएगी, नहीं तो वो जेल चले जाएंगे। अभियोग पत्र पेश होता है, आपके बयान होते हैं, आपके पुलिस बयान लेती, शायद बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। उसके बाद पुलिस वो चालान, अभियोग पत्र वहाँ पर पेश कर देती है। माननीय न्यायालय जो प्रोसेस कानून में, सीआरपीसी में दी हुई है, दंड प्रक्रिया संहिता में, वो सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वो आपको गवाही के लिए बुलाते हैं, पुलिस के माध्यम से आपको गवाही के लिए बुलाते हैं। न्यायाधीश तो जा नहीं सकते हैं, एक एजेंसी है पुलिस के माध्यम से आपको बुलाते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, जब पुलिस आपके न्यायालय का सम्मन्स लेकर आती है तो आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? 90% सम्मन्स पर लिखा हुआ आता है घर पर उपलब्ध नहीं है। स्वयं घर पर होता है वो व्यक्ति, घर पर उपलब्ध नहीं है। 2 बार 4 बार आप लोग इस तरह से ये मामला टलवा देते हैं। अब बताइए प्रकरण लंबित होगा या नहीं होगा? बताइए, इसमें न्यायाधीश की कहां गलती है? फिर आता है तो आप कह देते हैं बाहर गया, फिर आपने 2-4 बार इस तरह से मामला बढ़वा दिया। पुलिस वाले से कहते हैं अरे साहब कुछ पैसे ले लो और अभी तो रफा दफा करो, बाद में देखेंगे। कौन भ्रष्ट बना रहा है पुलिस को? पुलिस ने आपसे पैसे मांगे? आपके पास सम्मन्स आया, आप कोर्ट पहुंच जाइए सम्मन्स लेके। कौन पैसा मांगता आपसे, बताइए? लेकिन आप सुविधा चाह रहे हो, आप खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हो, न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो साहब पुलिस ने पैसे ले लिए, साहब प्रकरण लंबित है। उसके बाद जब आप के खिलाफ गवाह के खिलाफ न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी कर देता है, तब भी आप, अगर थोड़ा बहुत भी आप में रुतबा है, थोड़ी बहुत भी आप में जान पहचान है, तो आप तो उसको भी टलवा देते हैं। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है पुलिस के, न्यायालय की इतनी सख्ती हो जाती है, तो आपको वो न्यायालय में उपस्थित करते हैं। आप वहाँ आने के बाद भी क्या करते हैं? साहब देखते हैं, बात कर लेते हैं, ये कुछ लेगा देगा तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अब क्या करेगा न्यायालय? किसको सजा देगा न्यायालय? अपने आप को, या जो मर गया या जिसको चोट लगी उसको? क्या मतलब ये बातें बताइए ना आप सोशल मीडिया पे कि आज मेरे को कोर्ट में सम्मन्स आया था लेकिन मैं आज कोर्ट नहीं गया। आज मेरे भाई की हत्या के मामले में मेरे को गवाही देना थी, लेकिन मैंने आज उससे 10 लाख रुपए लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और आरोपी का फेवर में बोल दिया। ये बताइए ना सोशल मीडिया पे। ये बताने की ताकत है आपकी? सच्चाई कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आरोप लगाना है न्यायाधीश पर, अधिवक्ता पर, पुलिस पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब दूध के धुले हैं, 100%। हो सकता है हर बिरादरी में कुछ न कुछ गंदगी होती है, हमारी बिरादरी में भी कुछ गंदगी होगी, न्यायाधीश में भी कुछ होंगे, और इसी तरह पुलिस में भी कुछ होंगे। लेकिन अगर आप वो गंदगी ही देख रहे हैं तो फिर आप उस मक्खी के समान हैं जो मक्खी अच्छी जगह छोड़कर गंदी जगह पर बैठती है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। और अगर आप वो मक्खी नहीं है, गंदगी पर बैठने वाली मक्खी नहीं है, तो उनमें जो 90% अच्छाई है वो देखिए ना। उसको क्यों नहीं देखते हो? किसने मना किया आपको कि अच्छाई देखने का? अच्छाई नहीं देखेंगे हम तो गंदगी देखेंगे, बुराई देखेंगे। साथियों, ऐसा नहीं होता है।
ये एक एजेंसी होती है और जहां पर कई एजेंसियां मिलकर कार्य करती हैं, उस कार्य को करना इतना आसान नहीं है। सबका तालमेल बिठाना पड़ता है, सबको अवसर देना पड़ता है, सबको बराबर सुनने का अवसर देना पड़ता है, सबको बराबर अपना पक्ष रखने का अवसर देना पड़ता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि एक बार आरोपी के स्थान पर अपने आप को रखकर देख लीजिए, फिर आप पूछेगा ऐसा क्यों। साथियों, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का। ये कोई आज संविधान में नया नहीं लिखा है, ये हमारे राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है। और उस अधिकार को चूंकि आम जनता नहीं जानती है, तो अधिवक्ता आपके उस अधिकार को दिलाने का प्रयास करता है। और आप कहते हैं सामने वाले वकील साहब ने प्रकरण को बढ़वा दिया। उन्होंने प्रकरण को बढ़वाया नहीं है, उन्होंने अपने पक्षकार का पक्ष रखने के लिए प्रयास किया है। आप भी उनके पास जाएंगे तो आपके लिए भी वो वकील साहब वैसा ही करेंगे, क्योंकि वो वकील साहब का धर्म है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ का कानून खराब है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ के न्यायाधीश भ्रष्ट हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अधिवक्ता खराब है। मैं पुनः आपको कहूंगा कि अपने आप को एक अधिवक्ता की जगह रखकर देखिए। एक दिन, मात्र एक दिन एक अधिवक्ता का जीवन जीकर देखिए, आपको पता लगेगा कि एक अधिवक्ता का जीवन कितना तनावपूर्ण होता है। आपके यहाँ कोई टेंशन होता है, आपके यहाँ कोई समस्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी, पारिवारिक प्रॉपर्टी का विवाद होता है, आपका किसी और से विवाद होता है, पति पत्नी का विवाद होता है, आप वो लड़ झगड़ के, किसी से बाहर लड़के, किसी को चाकू मार के, किसी से चाकू खा के, किसी से गाली गलौज करके, किसी का बलात्कार करके, कुछ भी करके आप जब एक अधिवक्ता के पास आते हैं तो आप अपना सारा टेंशन उस अधिवक्ता को दे देते हैं। आपने वो फाइल तो उनको दे दी, लेकिन वो अधिवक्ता बेचारा आपके जाने के बाद रात दिन उस फाइल में लगा रहता है। इसको मैं कैसे बचाऊं, इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या खामियां हैं, वो आपके लिए मेहनत करता है और आप उसी अधिवक्ता पर आरोप लगाते हैं, उसी अधिवक्ता पर प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमारा भी एक क्राइटेरिया है, हमारी भी एक सीमाएं हैं, हम भी उस सीमा से आगे जाकर काम नहीं कर सकते। माफी चाहूंगा। साथियों, मेरा उद्देश्य आज आपके साथ आने का सिर्फ यही है, आपसे बात करने का उद्देश्य यही है कि अभी तक जो हुआ उस पर मट्टी डालिए, आगे कुछ करिए, अच्छा करिए। इस बीच हमारे साथ करीब 1000 से ऊपर साथी जुड़े हैं हमारे साथ। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, माफ़ी चाहता हूं। जब मैं बोलना चालू करता हूं तो अपने फ्लो में मैं फिर ये नहीं देख पाता हूं कि कौन आ रहा है और उन्होंने क्या मैसेज दिया है। उन सभी का स्वागत है। मेरे बड़े भाई वारिश भाई बागली से हमारे साथ जुड़े थे, नीरज सोनी जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत अच्छे अधिवक्ता और मेरे बहुत अच्छे साथी हैं। उमेश सचान, कपिल चौहान जी, वारिश भाई, सीमा भाभी जी, दिनेश गुजर, राजू ठाकुर जी, आदरणीय सीनियर विवेक तांबे जी, राजू ठाकुर जी, स्नेहल वर्मा जी, मुकेश भाई चापड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं, देवेश शिंदे जी, नटवर चांडक जी। दादू बड़ा स्नेह रहता, दादू हर चीज़ पर, हर मेरे उस पर आते हैं। आप सुरेश गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप पंवार जी जुड़े हुए हैं, दीपक सोनी जी हैं, दीपक भाई, दीपक गुजर जी एडवोकेट हैं, स्वागत है आप सभी का। राम नारायण प्रजापत जी हैं, साधना भंडारी जी हैं, भाभी स्वागत है। सतीश कुमावत जी हैं, धन्यवाद कुमावत जी। राम नारायण प्रजापत जी है, यशवंत बागोरा जी हमारे साथ हैं, और ऐसे हमारे कई साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी छोटी बहन सपना जुड़ी हुई है उज्जैन से हमारे साथ, प्रमोद गुप्ता जी, जयराम जी की, पल्लवी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। बिल्कुल सही कहा
आलोक गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित तलरेजा जी हैं, धर्मेंद्र गुप्ता जी, दादा जयराम जी की। मैंने धर्मेंद्र भैया वही प्रकरण सुनाया था जिस प्रकरण के बारे में आप भी जानते हैं कि बहुत डीआईजी साहब के यहाँ जाकर और उधम हुई थी कि इसको फांसी होना चाहिए और आज ही फांसी दे दो। और वहीं मैंने कहा था कि चलिए आइए कौन गवाही देगा, तो सब लोग वो पीछे हो गए होंगे। धर्मेंद्र भैया आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। बहुत अच्छी बात बताई नीरज सोनी जी ने। मैंने देखिए ऐसे ही नहीं कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं और बहुत मार्गदर्शित करते हैं मुझे। बिल्कुल सही कहा। अंकित हेतावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है, मैं ये बात करना बिल्कुल भूल गया था, जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है, वो चाहे पक्ष से आए या विपक्ष से आए, उसका पहला प्रश्न होता है जज से सेटिंग है। कितना हास्यास्पद सवाल है। मतलब मेरी जज, मैंने आपसे कह दिया हाँ मेरी जज से सेटिंग है, मतलब ये फाइल आप ले लो, आप जितना पैसा बोलोगे दे दूंगा, चाहे मेरी जज से सेटिंग हो ना हो। अब उस जज को, उस अधिवक्ता को भ्रष्ट कौन बना रहा है? आप खुद, आप विचार करिए कि आप क्या कह रहे हैं। आपका जब केस मजबूत है, आपका केस जब अच्छा है, तो आप क्यों सेटिंग की बात कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सेटिंग की बात? आप अपने पक्ष रखिए ना, मजबूती से अपना पक्ष रखिए, और अगर उसमें कहीं खामी है, कहीं कमी है, तो ही तो आप सेटिंग की बात कर रहे हैं। और फिर कहते हैं जज भ्रष्ट है, वकील साहब ने पैसा खा लिया है। खुद ही तो देने को तैयार बैठे हो यार। खुद ही तो आके पहला प्रश्न, आपको चाहिए ही वही अधिवक्ता जो आपको झूठ करे, आपको चाशनी में लपेट कर बातें करे, वो अधिवक्ता चाहिए। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, साहब ये 302 है, 307 है, ये है, फलाना है, इसमें बेल। भैया अभी नहीं होगी। वकील साहब इसमें ये कर दो, वो कर दो। नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अभी समय नहीं, मैं आपका पैसा नहीं बिगड़वाना चाहता। वही कहीं दूसरे हमारे जो 10% के साथी हैं, 10% अधिवक्ता और 10% लोग जिस गिनती में आते हैं उनके पास जाता है, वो उनकी बेल एप्लीकेशन सेशन में भी लगा देंगे, हाई कोर्ट में भी लगा देंगे, सब तरफ से बराबर करके साल भर बाद फिर हमारे पास आएंगे कि साहब अब आप करो, आपने जो उस दिन कहा था वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन पक्षकारों को, आपको ये बात सुनना पसंद ही नहीं है। आप लोगों को भी झूठ सुनना पसंद है। आप लोगों को भी सिर्फ ये पसंद है, हाँ अभी करा देंगे, लाओ पेपर, लाओ पैसा, हम अभी करा देंगे। सच्चाई सुनना आपको भी पसंद है। साथियों, ऐसा नहीं होता है। बातें करने को बहुत सारी हैं, बहुत बातें हैं। राजकुमार सोनेर जी, भाई राजकुमार भाई ट्रैफिक में हैं, आप बहुत अच्छा काम देखते हैं, ट्रैफिक में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं राजकुमार भाई। राम राम राजकुमार भाई। ऐसा नहीं, बातें बहुत सारी हैं करने को, लेकिन समय की एक अपनी मर्यादा है, समय की एक अपनी बाध्यता है। कब 60 मिनट पूरे होने को आए मुझे तो एहसास भी नहीं हो रहा है। और आप सभी लोगों का साथ, आप सभी लोगों का सहयोग, एक छोटे से निवेदन पर 1500 लोग एक साथ होना बहुत बड़ी बात है। यह आपका प्रेम ही है जो आप मुझसे जुड़ते हैं, समय निकाल कर जुड़ते हैं। मेरा निवेदन आपसे है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डागा देश की आवाज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी और बातों को आगे तक पहुंचा सकें और बातें कर सकें। हमारी जो मुद्दे हैं, हमारी जो बातें मीडिया कहीं नहीं ले जा पा रही है, हम मीडिया हमारी बातों को नहीं सुनती है, कहीं किसी और फोरम पर हमारे पास सुनाने को जगह नहीं है, वहाँ पर हम इस चैनल के माध्यम से बातें पहुँचाएंगे। नेहा लिंबोदिया जी कवित्री हैं, हमारे साथ हैं। कृष्णकांत घोसले जी वकील साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। तो हम, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हम एक मजबूत ताकत बनेंगे। और ये आप और मेरी ताकत होगी। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सबकी आवाज़ों को हम ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और हम एक मजबूती से हम अपनी बातों को रख सकेंगे। संदीप भैया, संदीप तोमर जी स्वागत है। जीवन, आपकी जीवटता को सलाम है संदीप भैया। संदीप भैया के बारे में किसी दिन बताऊंगा मैं आपको कि क्या लगनशील और क्या मेहनती इंसान है संदीप तोमर जी। स्वागत है भैया आपका। साथियों, अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, झूठ से बचिए, झूठ को फैलाने से बचिए, सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए। जिस तरह से मैं उपयोग कर रहा हूं सोशल मीडिया का, सच्चाइयों को लाने के लिए, अपने शब्दों को आप तक लाने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, उस तरह से उपयोग आप भी करिए। सोशल मीडिया पर गंदगी ना फैलाएं, झूठ ना फैलाएं। यहाँ पर हमारी, आपकी सभी की माता बहनें जुड़ी हुई हैं। अब शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया पर ना करें।
और झूठ ना फैलाएं। मेरा सीधा सा निवेदन है, झूठ ना फैलाएं, सच्चाई का साथ दें। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको प्रकरण लंबित नहीं रखना है, दोषी को सजा दिलाना है, तो अपने स्वाभिमान को जगाइए, सच का साथ दीजिए। जो घटना घटित हुई है वो घटना बताइए, किसी पर झूठे आरोप न लगाएं। जो एक विशेष वर्ग, महिला वर्ग को जो विशेष कानून बना उसका दुरुपयोग ना करें। ठीक है, आपका जो भी व्यवहार है आप आपस में सुलझ लें, लेकिन किसी का जीवन खराब ना करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मेरे साथ जुड़े हैं। कोविड काल चल रहा है, कुछ हद तक लॉकडाउन खुलने लगा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। रोहित उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। राजेश भैया, प्रणाम करता हूं भाई साहब। जय रंजीत दादा, राजेश भैया, इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया है। अभी भी कोरोना के नियमों का आपको पालन करना है। 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर, मास्क का उपयोग, जुलूस जलसों का प्रतिबंध, इनमें कहीं नहीं जाना है। किसी भी तरह की कोई पार्टी, किसी भी तरह का कोई आयोजन आपको नहीं करना है। आप अगर ये कुछ दिन कर लेंगे तो फिर हमें लॉकडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथियों, मैं अब कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैंने वैक्सीन के फ़ायदे और भ्रम के बारे में एक वीडियो डाला है, आप वो भी देखिएगा। और पोस्ट कोविड क्या समस्याएं आ रही है, उनका क्या समाधान है, उसके बारे में भी मैं शीघ्र ही कुछ वीडियो डालने वाला हूँ। और उसके बाद में कानून के अलग अलग धाराओं पर, किन धाराओं में क्या होता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। जो छोटी छोटी धाराएं जिनमें लोग परेशान होते हैं, जिनमें अधिवक्ताओं की भी आवश्यकता नहीं होती है, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। रौनक जैन जी, भारती जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत है आपका। मैं उन चीज़ों के बारे में भी अब अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। आप लोगों से इसीलिए मेरा बार बार निवेदन है कि आप मेरे उस यूट्यूब चैनल एडवोकेट विकास डागा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं कुछ बोलूं। नीरज सिरसिया जी, स्वागत है आपका। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, अब जाने का समय हो गया हमारा। मैं उन सभी से, अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और साथियों, ऐसे ही हम फिर नए विषयों के साथ, नए टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।